जैसा कि आपको दोस्तों पता है कि आपके 29 अप्रैल का आज पेपर हो गया और 30 अप्रैल का कल पेपर है दोस्तों, ठीक है। तो आज की क्लास में वो क्वेश्चंस लेके आए जो आपके आज की शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो, और जो 30 अप्रैल को जो संभावित पेपर है, जो क्वेश्चंस आने की संभावना है, वो क्वेश्चन इस क्लास के अंदर लेके आऊं। तो क्लास को पूरा अंत तक जरूर वॉच करें, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों आपके कल के एग्जाम के लिए। तो क्लास को पूरा वॉच करें दोस्तों, ठीक है। आपको पीडीएफ मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते बिना देरी करे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, बताइए पंचायती राज में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त है? ये आज की शिफ्ट में पूछा गया है, बताइए क्वेश्चन का जवाब। जिला परिषद, उच्च सदन, ग्राम पंचायत या पंचायत समिति? सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन रहेगा। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कल के एग्जाम के लिए भाई। जिन बच्चों का कल का एग्जाम है वो जरूर इस क्लास को अंत तक वॉच करें, ठीक है। बताइए पंचायती राज में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त होता है? गुरुजी पंचायती राज में सबसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है जिला परिषद को दोस्तों, है ना। अपन ने पढ़ी ना बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, त्रिस्तरीय, ठीक है। तो इसमें पंचायत राज में सबसे सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त होता है? जिला परिषद को होता है। अब मेरा क्वेश्चन ये आपसे कि आप मुझे कमेंट करें कि पंचायत राज को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है दोस्तों, बताइए। लागू करने वाला पंचायत राज को दोस्तों लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा? लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा? कमेंट करके बताएं। लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा दोस्तों, बताइए। जिस बच्चों को आता है वो कमेंट करें, जिनको नहीं आता वो ध्यान से सुने। लागू करने वाला पहला राज्य एमपी यानी कि मध्य प्रदेश दोस्तों, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा? मध्य प्रदेश है। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा पंचायत राज में सर्वोच्च स्थान किसका होता है भाई? जिला परिषद का होता है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए। देखो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स क्लास को पूरा अंत तक वॉच करेगा उसको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। जिसने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, जल्दी से ज्वाइन करिए, ठीक है। इस प्रश्न का जवाब दीजिए। मैंने कल भी बोला था दोस्तों आपको कि जनगणना वाले टॉपिक्स के क्वेश्चन सारे रट कर जाना, एक ना दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। ये पहली शिफ्ट के सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आपको। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार चौथा सबसे जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? बताइए। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या हरियाणा? कमेंट करके सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार चौथा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? जल्दी से बताएं क्या होगा इसका जवाब। बिल्कुल इजी प्रश्न है, सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे तो बिल्कुल आप लोग टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कल भी बताया तो दोस्तों आप ये पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो आज भी क्वेश्चन देखने को मिल गया। 2011 की जनगणना के अनुसार चौथा सबसे जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? पश्चिम बंगाल है दोस्तों, ठीक है। मैं आपको दोस्तों सीरियल वाइज बता देता हूं। सबसे पहला कौन सा? यूपी है दोस्तों। सबसे पहले नंबर पे कौन है? यूपी। दूसरे नंबर पे कौन है दोस्तों? महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पे कौन है भाई? महाराष्ट्र है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे कौन है? बिहार है। तीसरे नंबर पे कौन सा राज्य है भाई? बिहार राज्य है, ठीक है। और चौथे नंबर पे आप सभी को पता पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल, ठीक है। और लास्ट वाला अंतिम कौन सा? पांचवा कौन सा? एमपी है दोस्तों। ध्यान देने वाली बात है, आपको आज चौथा पूछ लिया, क्या पता कल पांचवा पूछ ले, तो आप ध्यान देंगे। पहला यूपी है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा बिहार है, चौथा पश्चिम बंगाल है और चौथा मध्य प्रदेश है, ठीक है। पांचवा मध्य प्रदेश है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब देंगे सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, 2024 में वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? बताइए कितने न्यायाधीश हैं? सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे। 33, 35, 34 या 36? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। सभी स्टूडेंट्स, जिन बच्चों के 30 अप्रैल को पेपर है वो स्टूडेंट्स इस क्लास को जरूर देखें एंड तक दोस्तों, ठीक है। क्योंकि उन बच्चों के एग्जाम उनको पता होना चाहिए किस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किन टॉपिक्स को ज्यादा हमें समय देना है, ठीक है। वो आपको पूरा एनालाइज हो जाएगा जब आप पूरी वीडियो कंप्लीट कर लेंगे, देखना, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों आप लोग 34 टिक करेंगे। 34 क्यों वो आपको बता देता हूं। देखो 33 तो न्यायाधीश होते हैं, 33 तो क्या होते हैं? 33 तो न्यायाधीश होते हैं। इसमें 1 प्लस कौन होता है? चीफ जस्टिस होता है दोस्तों, चीफ जस्टिस, ठीक है। तो 33 तो न्यायाधीश हो गए और एक इसमें चीफ जस्टिस इंक्लूड होता है, तो टोटल कितने हो गए? 34 हो गए दोस्तों। कितने हो गए? 34 हो गए। तो यहां पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जवाब दीजिए दोस्तों। आज की शिफ्ट में ही पूछा गया क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? इतना इजी क्वेश्चन दोस्तों, बताइए कमेंट करके। ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, गंगा या सिंधु? कमेंट करें, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? सभी स्टूडेंट्स बताएं। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ये क्लास लगता है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लगता है ये कंटेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इस क्लास को लाइक करेंगे और सभी स्टूडेंट्स में क्लास को शेयर करेंगे। एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट शेयर करते हैं क्लास को। चलिए बताइए, बिल्कुल सही जवाब सभी स्टूडेंट टिक करें, सी ऑप्शन गंगा है। जी हाँ दोस्तों, गंगा कितनी है? 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों।
ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, इतनी लंबी है दोस्तों, ठीक है। तो अगर मैं पूछ लूं गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, भाई सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे, सभी सिपाही कमेंट करेंगे, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर गुरुजी पूछे तो हम टिक करेंगे यमुना है। भाई यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी किसकी है, गंगा की है। और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है बताइए, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल है। ये कड़ी ध्यान रखें दोस्तों, एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों, ठीक है। और चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी बनास है, ठीक है। तो आपको ये कड़ी पूरी ध्यान रखनी है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल है, और चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी बनास है दोस्तों। आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताइए आप सभी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे, निम्न में से किस व्यक्ति का संबंध है दोस्तों सेना से है। दोस्तों यहां पर कुछ मिसप्रिंट हुआ है, मैं आपको बता देता हूं। आपको यहां ये लिखना है निम्न में से किस व्यक्ति का संबंध, यहां पर लिखेंगे सेना से था दोस्तों। बताइए किस व्यक्ति का संबंध हो दोस्तों सेना से था, कमेंट करके बताएंगे सभी स्टूडेंट्स, बताएं जल्दी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन आपके लिए रहेगा महात्मा गांधी जी, दूसरा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन लाल बहादुर शास्त्री और चौथा ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस। बताइए कमेंट करके निम्न में से किस व्यक्ति का संबंध सेना से था दोस्तों। बताइए सभी स्टूडेंट जिनको आता है इस प्रश्न का जवाब। तो बिल्कुल सभी बच्चे सुभाष चंद्र बोस की तरफ टिक कर रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब टिक कर रहे हैं भाई। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर दोस्तों। क्यों, क्योंकि इन्होंने दोस्तों आजाद हिंद फौज की स्थापना करी है, यह ध्यान देने वाली बात है। इन्होंने क्या करी, आजाद हिंद फौज की स्थापना करी है। एग्जाम में पूछा जाता है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने करी, तो आप जवाब टिक करेंगे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। आजाद हिंद की फौज, आजाद हिंद फौज, ठीक है, आजाद हिंद की फौज दोस्तों इन्होंने ही स्थापना करी इसकी, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, बताइए कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी बच्चे बताएंगे कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है, सिक्किम में, उत्तराखंड में, राजस्थान में, लद्दाख में। सभी स्टूडेंट्स कमेंट करें जिन बच्चों को आता है। ये क्लास उन बच्चों तक तो जरूर पहुंचा दोस्तों जिनके कल 30 अप्रैल को एग्जाम है दोस्तों, ठीक है। उन बच्चों तक तो जरूर पहुंचाइए क्लास को, ठीक है दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स पहुंचाएंगे। बताइए दोस्तों क्या राइट ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न के लिए। कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है, बिल्कुल ए ऑप्शन को टिक करेंगे, सिक्किम राज्य में स्थित है दोस्तों, ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट ने ऑप्शन ए को टिक किया वो बिल्कुल सही टिक किया। जो बच्चे बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन टिक कर रहे हैं वो बच्चे गलत कर रहे हैं। कंचनजंगा है भाई सिक्किम में स्थित है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नवीन पटनायक किस राज्य के सीएम है। दोस्तों ये तो ट्रेंड हो गया है आपके दोस्तों, ये क्वेश्चन तो रट के जाना, चाहे राज्यपाल हो चाहे मुख्यमंत्री हो, सारे स्टेट्स के आपको रट के जाना। 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को जरूर रट के जाइएगा। तो नवीन पटनायक किस राज्य के मुख्यमंत्री, किस राज्य के सीएम है बताइए। असम के, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के, ओडिशा के, कमेंट करके बताएंगे। बाकी असम के तो सभी को पता है दोस्तों, अरविंद केजरीवाल है। उत्तर प्रदेश के सभी को पता है, यहां पर अरविंद केजरीवाल रखेंगे, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। बाकी उत्तर प्रदेश के तो, यूपी के तो सभी को पता है, योगी आदित्यनाथ जी, राजस्थान के भी पता है भजनलाल शर्मा। लेकिन ये जो पटनायक जी है ना, नवीन पटनायक, ये आपके उड़ीसा के सीएम है भाई, उड़ीसा के सीएम है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो जिन भी स्टूडेंट ने ऑप्शन को डी को टिक किया बिल्कुल सही टिक किया। नवीन पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। यहां पर दोस्तों आपके मैंने ये भी बताया था कि सारे टॉपिक्स के कुछ क्वेश्चंस दोस्तों मैंने ये भी बताए थे कि आपके जो दिवस हैं उनसे संबंधित क्वेश्चंस 1 ना 2 देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी आज के देखो, बताइए इसका जवाब। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, ये भी पूछा गया हुआ है ये क्वेश्चन। बताइए, आपके शिफ्टों में पूछा गया क्वेश्चन है, 22 से 23 अप्रैल को क्वेश्चन ये पूछा गया है। 10 जैन को, 12 जैन को, 14 जैन को, 25 जैन को। बताइए सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन करके बताएंगे इसका जवाब। गुरुजी अगर बात करें 10 जैन की, 10 जैन को क्या मनाया जाता है, 10 जैन को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 12 जैन की बात कर, 14 जैन की बात करें, 14 जैन को ध्यान रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय पतंग दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय पतंग दिवस, अंतरराष्ट्रीय पतंग दिवस, पतंग दिवस ध्यान रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय पतंग दिवस, पतंग दिवस, अंतरराष्ट्रीय पतंग दिवस ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर बात करें डी यानी कि 25 जैन को क्या मनाया जाता है गुरुजी, 25 जैन को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, मतदाता,
मतदाता दिवस दोस्तों। ये सभी के सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। जिन बच्चों के कल एग्जाम है उनके लिए तो रामबाण साबित होने वाले प्रश्न है, इसलिए क्लास को पूरा अंत तक वॉच करें। तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को दोस्तों। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को टिक करेंगे। यहां पर आप लोग टिक करेंगे ऑप्शन बी को दोस्तों, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट ने ऑप्शन बी को टिक किया बिल्कुल सही टिक किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। लाई हरोबा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है बताइए? मणिपुर, नागालैंड, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से भी पूछे जाते हैं, तो मैं आपके सारे ही क्लियर डाउट करा देता हूं दोस्तों। अगर आप बात करते हैं नागालैंड की, जी दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, तो नागालैंड में आपको ध्यान रखना है दोस्तों हार्नबिल फेस्टिवल दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। हॉर्नबिल फेस्टिवल दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हार्नबिल फेस्टिवल दोस्तों, हार्नबिल फेस्टिवल, हार्नबिल फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है यहां पर दोस्तों, बार बार पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। अगर दोस्तों मध्य प्रदेश की बात करोगे दोस्तों तो यहां पर आपको ध्यान रखना है विठोबा उत्सव, विठोबा उत्सव बहुत पूछा जाता है, विठोबा उत्सव, विठोबा उत्सव ध्यान देने वाली बात है, बहुत बार पूछा गया है वो तो विठोबा उत्सव, ठीक है। और देखिए दोस्तों अगर आप महाराष्ट्र की बात करोगे दोस्तों, महाराष्ट्र से तो बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। दो आपको ध्यान रखने कौन कौन से इंपॉर्टेंट, एक तो ध्यान रखेंगे गुड़ी पड़वा, एक तो ध्यान रखेंगे गुड़ी पड़वा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुड़ी पड़वा एग्जाम में पूछा गया। एक गुड़ी पड़वा ध्यान रखेंगे और दूसरा ध्यान रखेंगे एलिफेंटा महोत्सव, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये एलिफेंटा महोत्सव, ठीक है दोस्तों। ये एलिफेंटा महोत्सव महाराष्ट्र से ही है दोस्तों, एलिफेंटा महोत्सव महाराष्ट्र में ही मनाया जाता है, एलिफेंटा महोत्सव। आपको क्वेश्चन पूछा लाई हरोबा उत्सव कब मनाया, कहां मनाया जाता है दोस्तों, तो आप टिक करेंगे, क्या टिक करेंगे, यहां पर आप टिक करेंगे मणिपुर में दोस्तों। जी हाँ दोस्तों ये उत्सव मनाया था मणिपुर में दोस्तों, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। सभी स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं ऑप्शन ए को टिक करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर आप लोग अच्छे से मेहनत कर लेते हैं ना दोस्तों तो 100% आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों, कोई सिलेक्शन लेने से रोक नहीं सकता, बस आप लोग कंटिन्यू मेहनत करिए, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो राजा कौन सा है जो अपना राज्य विस्तार के लिए विवाहों का सहारा लेता था दोस्तों, बताइए वो राजा कौन थे जिन्होंने अपने राज्य विस्तार के लिए विवाह का सहारा लिया था दोस्तों, बताइए? अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन या अशोक, कमेंट करके बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे वो राजा कौन है जो अपने विवाह विस्तार के लिए विवाहों का संबंध लेता था दोस्तों। अगर बात करें गुरुजी बिंबिसार की, जी हाँ दोस्तों वो कौन सा राजा है, वो राजा है बिंबिसार दोस्तों, मगध साम्राज्य का दोस्तों। मगध साम्राज्य का अंदर दोस्तों आप सभी को पता है कि 4 वंश ने राज किया दोस्तों, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, ठीक है, नंद वंश और चौथा मौर्य वंश, ठीक है। तो जो पहला हर्यक वंश था उसमें से जो पहला हर्यक वंश का जो संस्थापक है दोस्तों वो बिंबिसार है। कब इनका टाइम पीरियड ध्यान रखेंगे दोस्तों, 544 बीसी से लेके 544 बीसी से लेके 544 बीसी से लेके 492 बीसी तक इनका टाइम पीरियड रहता है, 492 बीसी तक इनका टाइम पीरियड रहता है दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनके 2 पुत्र थे दोस्तों, एक तो ध्यान रखेंगे अजातशत्रु और एक दोस्तों एक और तो दोस्तों, ठीक है, दर्शन थे, दर्शक पुत्र थे दोस्तों, ठीक है। तो ये दोस्तों हर्यक वंश पूरा पितृहंसा वंश कहा जाता है दोस्तों। इतिहास में दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, इतिहास में सबसे ज्यादा लंबा शासनकाल बिंबिसार का ही है दोस्तों। सबसे लंबा शासनकाल किसका भाई, बिंबिसार का है भाई, बिंबिसार का, किसका है, बिंबिसार का सबसे लंबा शासनकाल। सबसे लंबा शासनकाल किसका, बिंबिसार का है, सबसे लंबा शासनकाल, सबसे लंबा शासनकाल, सबसे लंबा टाइम पीरियड किसका है, शासनकाल बिंबिसार का। कितने वर्ष का है गुरुजी, कितने वर्ष का, आप यहां पर काउंट कर लीजिए कितने वर्ष का है, लगभग 52 वर्षों का भाई, 52 वर्षों का, 52 वर्षों का सबसे लंबा शासनकाल है भाई, ये ध्यान रखना एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन इससे बनेगा वो मैंने आपको बता दिया। इससे दोस्तों इसका अन्य नाम क्या दोस्तों, इनको श्रोणिक के नाम से भी जाना जाता है, श्रोणिक, इन्हीं को दोस्तों श्रोणिक के नाम से जाना जाता है, श्रोणिक के नाम से, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए, मैं वही क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था। हर्षवर्धन की बात करेंगे तो इनके नाटक कभी नहीं भूलने दोस्तों आपको, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, ये 3 नाटक आपको हर्षवर्धन के कभी नहीं भूलने दोस्तों, 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताइए अब आपको बताना है कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था। मिनाजुस सिराज, हसन निजामी, बाण भट्ट या आर्यभट्ट, बताइए। अगर बात करें मिनाजुस सिराज, ये किसका दरबारी कवि था, ये किसका दरबारी कवि था, तो आप ध्यान रखेंगे ये था शमशुद्दीन इल्तुतमिश। जी हाँ दोस्तों ये इल्तुतमिश का दरबारी कवि था, इल्तुतमिश का दरबारी कवि था, इल्तुतमिश का दरबारी कवि था दोस्तों, ठीक है। तो मिनाजुस सिराज
किसका दरबारी कवि था? इल्तुतमिश का। और ये हसन निजामी किसका था दोस्तों? तो आप ध्यान रखेंगे ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दरबारी कवि था दोस्तों। किसका था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दरबारी कवि था दोस्तों। किसका? ऐबक का। इसकी एक पुस्तक है ताजुल मासिर, जो एग्जाम में पूछी भी गई है। हमें पूछा हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन सा है, तो आप टिक करेंगे बाणभट्ट दोस्तों। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। किस किसने सी ऑप्शन को टिक किया? जितने भी स्टूडेंट ने सी ऑप्शन को टिक किया बिल्कुल सही किया दोस्तों। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 बताइए, निम्न में से किस नदी का उद्गम सिहावा की पहाड़ियों से होता? बताइए, गोदावरी नदी, महानदी, कृष्णा नदी या कावेरी नदी? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे दोस्तों क्या राइट ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न के लिए। क्लास अगर आपको लगे ये इंपॉर्टेंट है तो इस क्लास को लाइक करें, अपने सभी मित्रों में शेयर भी करें दोस्तों। कल के जिन बच्चों का 30 अप्रैल को एग्जाम है उनके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। बताइए दोस्तों क्या राइट ऑप्शन रहेगा? सियावा की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है? बिल्कुल आप लोग सभी स्टूडेंट्स एक ही ऑप्शन टिक करें, गुरुजी बी ऑप्शन, महानदी का उद्गम होता है। जी हां दोस्तों, महानदी से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। यहां पर आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। सबसे पहले डाउट क्लियर आपको यह करना है, ये 850 किलोमीटर लंबी है दोस्तों, 850 किलोमीटर। और दूसरा आपको क्या टिक करना है, ये किन राज्यों में बहती है? तो छत्तीसगढ़ प्लस उड़ीसा। क्या ध्यान रखेंगे, ये बहती है छत्तीसगढ़ प्लस उड़ीसा। छत्तीसगढ़ प्लस उड़ीसा, इन दो राज्यों में ये नदी बहती है। सबसे पहले आपको डाउट ये क्लियर करना है। और दूसरा आपको क्या टिक करना है दोस्तों, इसकी सहायक नदियां क्लियर करना है। सहायक नदियां इसकी दो इंपोर्टेंट ध्यान देनी है दोस्तों। सबसे पहले एक तो ध्यान रखेंगे हंसदेव और दूसरा शिवनाथ। सबसे पहले शिवनाथ ध्यान रखेंगे, शिवनाथ इसी की सहायक नदी है। और प्लस और दूसरा क्या ध्यान रखेंगे, हंसदेव। दूसरा क्या भाई, हंसदेव है, हंसदेव। ये दो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं आपके गोदावरी महानदी की दोस्तों, ठीक है। और महानदी को ही दोस्तों उड़ीसा का शोक कहा जाता है। इसी नदी को क्या कहा जाता है? उड़ीसा का शोक। क्या कहा जाता है? उड़ीसा का शोक कहा जाता है दोस्तों। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको इस नदी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये गारंटी मेरी, ठीक है। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा? बताइए दोस्तों। आप टेंशन ना ले दोस्तों, मैं आपको इस क्लास की पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। जिसने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, वो एक बार टेलीग्राम चैनल को सबसे पहले ज्वाइन करें दोस्तों। जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बताइए, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा या उत्तराखंड? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। बहुत ही इंपोर्टेंट और प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने एक बार आता हुआ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो बिल्कुल सिक्किम है दोस्तों। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 बताइए, बारालाचला दर्रा दोस्तों, यहाँ पे दर्रा है, ठीक है दोस्तों। बारालाचला दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बताइए, सिक्किम में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में या लद्दाख में? दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर दर्रों की बात करें तो सबसे पहले आप लोग हिमाचल प्रदेश के दर्रे अच्छे से रख लेना दोस्तों। 3-4 ही दोस्तों, बहुत बार पूछे जाते हैं, मैं आपके सारे क्लियर कर दूंगा। एक तो दर्रे पूछे जाते हैं और वो दर्रे किस नदी पर स्थित है वो पूछे जाते हैं। तो ये 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान देने वाली बात है। तो सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश के दर्रों की बात करें तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे शिपकीला दर्रा। भाई शिपकीला दर्रा दोस्तों, कौन सा दर्रा? पहले ध्यान रखेंगे शिपकीला दर्रा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसको दोस्तों शिपकीला दर्रा को दोस्तों सतलज का प्रवेश द्वार कहा जाता है। सतलज नदी का प्रवेश द्वार कहा जाता है, मतलब कि सतलज नदी यहां से निकलती है, ठीक है। सतलज का प्रवेश द्वार कहा जाता है। प्रवेश द्वार, सतलज का प्रवेश द्वार इसी शिपकीला दर्रे को कहा जाता है। दूसरा आप ध्यान रखेंगे, शिपकीला के बाद आप ध्यान रखेंगे दोस्तों रोहतांग दर्रा। दोस्तों रोहतांग दर्रा बहुत बार पूछा जाता है भाई। रोहतांग दर्रा ध्यान रखेंगे। रोहतांग दर्रा किस नदी के पास है? तो आप नदी ध्यान रखेंगे, उस नदी का नाम है रावी नदी दोस्तों। कौन सी है? रावी नदी दोस्तों। कौन सी है? रावी नदी दोस्तों, यहीं पर हड़प्पा सभ्यता विकसित है, ठीक है। रावी नदी ये क्या करती है दोस्तों, ये दर्रा दोस्तों क्या करता है? तो ये दर्रा दोस्तों मनाली को लेह से जोड़ता है दोस्तों। मनाली प्लस लेह, मनाली को किससे जोड़ता है? लेह से जोड़ता है, मनाली को लेह से जोड़ता है दोस्तों, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है। और एक बारालाचला दर्रा बचा हुआ है, वो आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, वो आपके हिमाचल प्रदेश का ही है दोस्तों, ठीक है। तो ये 3-4 दर्रे आपको ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, ठीक। बारालाचला दर्रा कहां पर विकसित है दोस्तों? तो आप ध्यान रखेंगे ये चिनाब नदी पर है दोस्तों। चिनाब नदी पर है,
बारालाचरा दर्रा किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से अपनी राय बहादुर की उपाधि करने वाला कौन था दोस्तों? बताइए, राय बहादुर की उपाधि को किसने लौटाया था? महात्मा गांधी जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, जमनालाल बजाज ने, या फिर सुब्रमण्यम अय्यर ने दोस्तों? बताइए, यहां से भी मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। बताइए, जैसा कि आप सभी को पता है 1919 में दोस्तों, 1919 में एक आया था, रोल एक्ट आया था, काला कानून, बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील के गिरफ्तार कर लिया जाता था, ठीक है। क्या आया था? रोलेट एक्ट दोस्तों, रोलेट एक्ट। क्या आया था? रोलेट एक्ट आया था दोस्तों, ठीक है। आप सभी को पता है रोलेट एक्ट आया था दोस्तों, ठीक है। इसी की वजह से दोस्तों अमृतसर पंजाब में दोस्तों सभी स्टूडेंट, सभी जनता वहां पर इकट्ठी हुई दोस्तों, ठीक है। फिर आपको यह ध्यान रखना, 13 अप्रैल, ये डेट कभी नहीं भूलनी दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है दोस्तों। क्या होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्या। मैं जलिया लिख रहा हूं, आप लोग समझ जाना, ठीक है, क्योंकि स्पेस कम पड़ेगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। इस हत्याकांड से दोस्तों पूरे भारत में दोस्तों पूरे सनसनी सी मच गई थी। इस वजह से दोस्तों महात्मा गांधी जी ने अपनी लौटाई थी कौन सी उपाधि? केसर-ए-हिंद की उपाधि दोस्तों, केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी महात्मा गांधी जी ने, केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी। और दोस्तों जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटाई थी। सभी को पता है नाइटहुड की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि उन्होंने अपनी लौटा दी थी दोस्तों। और जो सुब्रमण्यम अय्यर है, उन्होंने अपने सर की उपाधि लौटाई थी दोस्तों। कहा जाता है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर की उपाधि लौटाने वाले कौन थे, तो वो थे सुब्रमण्यम अय्यर। और जो राय बहादुर की उपाधि लौटाने वाले कौन थे? राय बहादुर की उपाधि को लौटाने वाले थे जमुनालाल बजाज दोस्तों, जो गांधी जी को अपना 5वां पुत्र मानते हैं दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, जमुनालाल बजाज दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर आप लोग सी ऑप्शन को टिक करेंगे दोस्तों, ठीक है। आई थिंक सभी बच्चों का यहां पर डाउट क्लियर हुआ होगा दोस्तों, ठीक है। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही प्यारा सा, एक बार फिर से हमारा अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अब 16 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बताइए, एस के सरोजा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है दोस्तों? बताइए, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, भरतनाट्यम और ओडिसी। कमेंट करके बताएं सभी स्टूडेंट्स। दोस्तों अगर कुचिपुड़ी की बात करें दोस्तों, कुचिपुड़ी आपके ध्यान रखेंगे आंध्र प्रदेश की दोस्तों, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। क्या ध्यान रखेंगे? आंध्र प्रदेश। क्या ध्यान रखेंगे भाई? आंध्र प्रदेश ध्यान रखेंगे, ठीक है। मणिपुरी दोस्तों आपके मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। और भरतनाट्यम आपका किसका? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भाई। भरतनाट्यम किसका? तमिलनाडु का है। ओडिसी आपके उड़ीसा का है, ठीक है दोस्तों। और जो आपको पूछा है ना एस के सरोजा, उनका संबंध दोस्तों आपके भरतनाट्यम यानी तमिलनाडु से है दोस्तों। किससे है भाई? भरतनाट्यम तमिलनाडु से उनका संबंध है दोस्तों। आपको दोस्तों भरतनाट्यम से कुछ इंपोर्टेंट नाम आपको बता रहा हूं, उनको कभी नहीं भूलना दोस्तों। सबसे पहले भरतनाट्यम तमिलनाडु से आप एक नाम ध्यान रखेंगे, यामिनी कृष्णमूर्ति प्रसिद्ध कलाकार है, यामिनी कृष्णमूर्ति। और दूसरा सोनल मानसिंह, ये दो नाम तो रट के रखना है, सोनल मानसिंह, ठीक है। टी बाला सरस्वती, वैजंती माला, रुक्मणी देवी, ठीक है। ये क्वेश्चन तो रट कर रखना है। एस के सरोज, एम के सरोज, ये सारे आपके किसके? भरतनाट्यम के हैं दोस्तों, प्रसिद्ध कलाकार जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। क्लास अगर आपको इंपोर्टेंट लग रही हो, क्लास को लाइक जरूर कर दिया करें दोस्तों। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन फील होता है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब दे मेरे सभी प्यारे सिपाही। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? काशी विश्वनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन एक बार आता हुआ। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा? बताइए दोस्तों। राजस्थान में तो आपको केला देवी मंदिर ध्यान रखना है दोस्तों, ब्रह्मा जी मंदिर ध्यान रखना है ना, कुछ मंदिर इंपोर्टेंट बता दे रहा हूं। ब्रह्मा जी मंदिर ध्यान रखना है, ब्रह्मा जी मंदिर ध्यान रखना है ना। केला देवी का मंदिर ध्यान रखना है दोस्तों, केला देवी मंदिर। तनोट माता मंदिर दोस्तों, ठीक है, केला देवी, तनोट माता, ठीक है, आवरी माता, ये कुछ इंपोर्टेंट मंदिर हैं जो आपको राजस्थान से संबंधित ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों हरियाणा में तो आप सभी को पता है दोस्तों, सर्वेश्वर मंदिर हो गया दोस्तों, ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर हो गया, सीताबाई मंदिर हो गया, दादा बूढ़ा मंदिर हो गया, एकलव्य मंदिर हो गया, भूतों का टीला मंदिर हो गया। ये सारे ही मंदिर आपके हरियाणा में देखने को मिलेंगे, ठीक है। बात करें उत्तर प्रदेश की दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आपको कौन कौन से मंदिर ध्यान रखना है? यूपी में सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे प्रेम मंदिर दोस्तों, प्रेम मंदिर दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है, प्रेम मंदिर दोस्तों, प्रेम मंदिर। और रंगजी मंदिर दोस्तों, रंगजी मंदिर,
रंगजी मंदिर, प्रेम मंदिर और रंगजी मंदिर आपको यूपी में ध्यान रखना दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है, तो यूपी का ही है ये काशी विश्वनाथ मंदिर दोस्तों। किस राज्य का है भाई, किस राज्य में है ये, काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश में दोस्तों। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सभी को समझ में आ गया दोस्तों। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से कोई भी डाउट हुआ करे ना, तो ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बनाया हुआ, आप लोग यहां बेझिझक होकर कमेंट करें, आपके रेस्पॉन्स के रिप्लाई मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दे मेरे सभी सिपाही। निम्न में से लाल बख्श के नाम से किसे जाना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को, शमशुद्दीन इल्तुतमिश को, गियासुद्दीन बलबन को या अकबर को, बताइए। निम्न में से लाल बख्श के नाम से किसे जाना जाता है, बताइए सभी स्टूडेंट्स। गुरुजी लाल बख्श कह लो, पील बख्श कह लो, हातिम दित्त कह लो या कुरा खा कह लो, एक ही नाम है, ध्यान देने वाली बात है, वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्हीं को दोस्तों कुरा खान कहा जाता है, कुरान खा कहा जाता है, कुरान खा कहा जाता है, कुरान खां कहा जाता है। इन्हीं को दोस्तों पील बख्श कहा जाता है, इन्हीं को दोस्तों पील बख्श कहा जाता है, और इन्हीं को दोस्तों हातिम दित्य कहा जाता है, हातिम दित्य, हातिम दित्य इन्हीं को कहा जाता है, हातिम दित्य इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, हातिम दित्य, ठीक है, गौरी का गुलाम था दोस्तों। ठीक है, ऐबक दोस्तों। ठीक है, आप सभी को पता है ऐबक ने कुतुबुद्दीन का कार्य शुरू किया, और कुतुबुद्दीन को पूरा किसने कराया, बलबन ने किया दोस्तों, आप सभी को पता है। ठीक है, और बलबन ने ही इसका, सॉरी बलबन ने, इल्तुतमिश ने पूरा किया, इल्तुतमिश ने, और इल्तुतमिश ने ही ऐबक का मकबरा बनवाया दोस्तों। ठीक है, लाहौर में ही। ठीक है, और दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को ही दोस्तों गुबंद कला का जनक कहा जाता है, मेहराब कला का जनक कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, इसी को दोस्तों, इसी ने दोस्तों अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया दोस्तों। ठीक है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, और वहां पर पहले क्या था, अढ़ाई दिन के झोपड़े के वहां पर पहले क्या था, संस्कृत महाविद्यालय था दोस्तों। ठीक है, जिसको विघ्नराज चतुर्थ ने बनवाया था दोस्तों। ठीक है, तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जो आपको ध्यान रखने एग्जाम में हूबहू पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आपको पूछा लाल बख्श, बिल्कुल आप लोग ए ऑप्शन की तरफ बढ़े भाई, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, ये तीनों के तीनों ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। इल्तुतमिश को तो सभी को पता है, गुलामों का भी गुलाम कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, इजारेदारी प्रथा, ठीक है, एकता प्रथा इसी ने चलाई थी दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, बताइए जवाब। निम्न में से वेदरा के युद्ध में किसका अंत हुआ था, डचों का, फ्रांसीसियों का, पुर्तगालियों का या अंग्रेजों का दोस्तों, बताइए दोस्तों। डचों ने दोस्तों, आपका पहला डच यात्री कौन था, किसी को पता है, कार्नेलियस दी हाउटमैन। हमारे भारत में एंट्री मारने वाला पहला डच यात्री कौन था, कार्नेलियस दी हाउटमैन दोस्तों। ठीक है, 4 जगह फैक्ट्रियां इन्होंने लगाई थी, एक 1605 में, एक 1610 में, एक 1645 में दोस्तों। ठीक है, तो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्रीज हैं जो आपको ध्यान रखना, मसूलीपट्टनम, केरल है ना, कराईकल, इनमें इन्होंने फैक्ट्रियां लगाई थी दोस्तों। और वेदरा के युद्ध में दोस्तों, ये वेदरा जगह का, गुरुजी वेदरा जगह है कलकत्ता में दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है, ये वेदरा जगह का भाई, ये वेदरा जगह है कलकत्ता में दोस्तों। कहां है भाई, कलकत्ता में, कलकत्ता दोस्तों, कलकत्ता। ठीक है, वेदरा का युद्ध में किसका पतन होता है भाई, डचों का पतन हो जाता है। यहां पर डच पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं दोस्तों। और कब होता है, किसी को डेट पता है, अगर डेट नहीं पता तो ध्यान देने वाली बात है, 21 नवंबर 1759 में दोस्तों, 21 नवंबर 1759 में दोस्तों, मैं अलग पेन से लिख देता हूं, 21 नवंबर 1759 में वेदरा के युद्ध में डचों का पतन होता है दोस्तों। इसी वेदरा के युद्ध को दोस्तों हुगली का युद्ध कहा जाता है। क्यों, क्योंकि आप सभी को पता है कि कलकत्ता में हुगली नदी बहती है, तो ये हुगली नदी के किनारे हुआ, इसीलिए इसको हुगली नदी का युद्ध कहा जाता है, हुगली का युद्ध कहा जाता है, हुगली का युद्ध, हुगली का युद्ध, हुगली नदी का युद्ध, हुगली का युद्ध, हुगली का युद्ध कहा जाता है दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अंतिम प्रश्न है, ये बताइए निम्न में से किस आंदोलन का प्रस्ताव कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया। यहां पर सारे डाउट क्लियर कर दूंगा आपके। चंपारण, खिलाफत, असहयोग, भारत छोड़ो आंदोलन। अगर बात करें भारत छोड़ो आंदोलन की दोस्तों, 1942 में चालू हुआ था, कृष्ण मिशन में यही पर आया था, ग्वालियर के टैंक मैदान से इसकी घोषणा हुई थी। यहां पर गांधी जी ने 2 नारे दिए, करो या मरो, और दूसरा क्या देता है दोस्तों, दूसरा क्या दिया था दोस्तों, कमेंट करें। और यहां पर एक जने ने और नारा दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, मरो नहीं मारो दोस्तों। ठीक है, खिलाफत आंदोलन 1919 में चालू हुआ था, 2 भाई ने चलाया था, मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, फिर गांधी जी भी इनसे 1920 में जुड़ जाते हैं, जिसका विरोध मोहम्मद अली जिन्ना कर देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं चंपारण आंदोलन की। ठीक है, चंपारण आंदोलन दोस्तों, आप ध्यान देने वाली बात है, 17 अप्रैल 1919 में चालू होता है दोस्तों। ये 19 अप्रैल 1917 में चालू होता है, नीली खेती के लिए किया जाता है, जहां पर 5 व्यक्ति जुड़ते हैं गांधी जी के साथ। ठीक है, आप सभी को पता है। और जो आपको बात करी जाती है वो है असहयोग आंदोलन दोस्तों। असहयोग आंदोलन की बात करें दोस्तों, असहयोग आंदोलन कलकत्ता से 4 दिसंबर को पारित किया गया था, 4 दिसंबर 1920 में दोस्तों, 4 दिसंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में यह पारित किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन विल बी द राइट आंसर। तो बताइए आपको किस क्वेश्चन में डाउट है, कमेंट करें। जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट करें, अगर समझ में आ गया कमेंट करें। ठीक है, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करें, अपने सभी मित्रों क्लास को शेयर भी करें दोस्तों। ठीक है, चैनल पर भी पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और